Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. Myself Sonia Verma and this is your lovely YouTube channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं हमारी केमिकल काइनेटिक्स की. सो व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, हमने अपना रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था. और रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, है ना, ये भी हम पिछली क्लास में सीख चुके थे. तो बेसिकली मैंने आपको 7 फैक्टर्स बताए जिनमें से 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक था हमारा कंसंट्रेशन और एक था टेम्परेचर. ठीक है, तो जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जहाँ पर मैंने पिछली क्लास को ख़त्म किया था, एंड किया था, दैट वाज कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन में हमने क्या सीखा कि भाई कंसंट्रेशन आप कभी रिएक्टेंट्स का बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी रहा था. ठीक, कभी हम देखते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो रहा था, कभी वो अनअफेक्टेड भी रहता है. ठीक, तो बेसिकली हमें क्लियर कट पॉइंट नहीं बता पाए थे कि एग्जैक्टली कब या फिर कैसे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है. ठीक, एग्जैक्टली हम ये बात नहीं बता पाए थे और इसी बात को आज हम क्लियर करेंगे थ्रू रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. रेट लॉ एक्सप्रेशन आखिर है क्या? तो सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या नीड है उसकी? बिकॉज वो बताता है, वो एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन रिएक्शन. ठीक, मतलब कि जो भी हमारी स्पीशीज, देखो मैंने यहाँ पर ध्यान दो, मैंने लिखा है स्पीशीज, मैंने सिर्फ रिएक्टेंट नहीं लिखा. ठीक, मतलब ये आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, ये आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक, इवन कैटलिस्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्पीशीज लिखा है. ठीक, कि जो भी हमारा या फिर रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है या कैटलिस्ट है, ठीक, कोई भी हमारी स्पीशीज है, ठीक, उसका जो भी कंसंट्रेशन होगा तो उस कंसंट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंजेस के हिसाब से किस तरीके से आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. ठीक, इस डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करता है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो ये एक्सप्रेशन बताता है एग्जैक्टली कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज पर डिपेंडेंट है. ठीक है, अब ये जो डिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, मतलब क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि आपका जो भी कंसंट्रेशन है स्पीशीज का, वो स्पीशीज का कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होगा ना, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बदलता जाएगा. ठीक, मतलब थोड़ा सा भी अगर चेंज आया कंसंट्रेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गई. ठीक, हल्का सा भी चेंज आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तुरंत ही बदल जाती है. ठीक, तो ये डिपेंडेंस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इट चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज. थोड़े से भी स्पीशीज के कंसंट्रेशन में चेंज आने पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये डिपेंडेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो आखिर अब हम इसको किस तरीके से स्टडी करते हैं? ठीक, मतलब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कहाँ से बना के लेके आएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. ठीक, एक कहानी सुनिए. साइंटिस्ट थे गुलबर्ग एंड वागे. ठीक, क्या नाम था उनका? साइंटिस्ट थे गुलबर्ग एंड वागे. ठीक, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक लॉ ऑफ मास एक्शन दिया. लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास देखो ये एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर आपके पास ये एक रिएक्टेंट है ए, ये मेरे पास बी रिएक्टेंट है, ये आपको पी प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, तो इस रिएक्टेंट के लिए मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लिखा है 2. यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होगा. ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उन्होंने क्या बात बोली कि जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक, तो उस टाइम जैसे ए हमारा रिएक्टेंट है, ठीक, तो ए की जो कंसंट्रेशन होगी ना हमारा, ठीक, ए का जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक, वो उतने टाइम्स ही होगा जितना यहाँ पर आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है. मतलब यहाँ 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे. ठीक, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. ठीक, अगर मैं बी की बात करूँ, ठीक, तो बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, इस रिएक्टेंट का 1 है. ठीक, तो ये गुलबर्ग और वागे ने कहा कि आपका जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक, उस रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, उसको हम कंसंट्रेशन की पावर में लिख देते हैं. ठीक, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 था तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया. ये इन्होंने कहा.
लेकिन जब हमने ऐसे बहुत सारे मतलब केमिकल रिएक्शंस देखने की कोशिश की, उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन जो एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं, ठीक है, तो वो मैच नहीं करे, मतलब ये जो था ये फेल हो चुका। ठीक, तो अब आप इसको ध्यान नहीं रखोगे क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये कहीं कहीं अप्लाई भी हो जाता है, कहीं कहीं अप्लाई नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसको हम मानकर नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो हमें कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते वक्त, ठीक, हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं लिखना होता। ठीक, अब मैं बार बार कह रही हूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो आखिर है क्या ये? ठीक, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यही सेम एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लिया हमारा 2a + b गिव्स प्रोडक्ट, ठीक, यही एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में मैं ये कहूँ कि अगर हम कंसेंट्रेशन ऑफ a जो है ना वो डबल करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। ठीक, मैंने क्या कहा कि इफ अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। ठीक है, सेकंड मैंने कंडीशन क्या कही कि इफ अगर बी की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करते हैं ना तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरे पास 2 रिएक्टेंट है ए और बी। ठीक, ए के लिए मैंने क्या कहा कि अगर ए की बात करूं मैं, तो अगर ए के कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें, इसको 2 टाइम्स कर दें, ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा। ठीक, इसका मतलब अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल है, ये भी डबल, ये भी डबल, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है हमारा ए की कंसंट्रेशन से। ठीक है, अरे ये डबल हो रहा है तो ये भी तो डबल ही हो रहा है ना। अगर हम सेकंड देखें कि अगर बी की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ता है। ठीक, इसको डबल कर रहे हो तो ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब अगर बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बी के टर्म्स में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? अगर हम बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, बी की कंसंट्रेशन को मैंने डबल करा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b। ठीक, मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 मतलब कि 4। और यही कह रहे थे हम कि अगर बी डबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी से कैसे रिलेटेड है, स्क्वायर। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन ए से कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इसी को हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन लिखा है ना, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं और इसको हम लिखते हैं के। ठीक है, और इस रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे ना लिखकर हम इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं स्मॉल आर से। तो अब आर क्या है मेरा, आर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक, यहाँ लिख सकते हो आर क्या है मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, के मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो मैंने यहाँ पर के लगा दिया है। ठीक, इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरा क्या है, रेट कांस्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा ए की कंसंट्रेशन से और बी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल था, तो बी की पावर 2। ठीक, और यही है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, देखिए यहाँ पर जो मैंने 1 और 2 लिखा है ना, ये आपका क्या है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम 2 और 1 यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये आपका ऑर्डर है रिएक्शन का। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं, 2 मिनट रुकना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने 1 2 लिखा है, ये आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, आपका 0 भी हो सकता है। ठीक, इट कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या फिर फ्रैक्शन। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपका पॉजिटिव में ही आना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 है बट इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी आपका नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो मैंने आपको एक मतलब एज्यूम करके मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया कि अगर हम मानकर चल रहे थे कि ए की कंसंट्रेशन डबल होगी तो ये भी डबल हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम बी की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रेट लॉ लिखा। ठीक, जरूर नहीं
आप बार बार रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलो, रेट लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रेट लॉ लिखा है, ठीक। अभी हमें ये सब कुछ नहीं दिया होता, ठीक, सिंपल आपकी ये वाली रिएक्शन गिवन होती 2a + b गिव्स p, ठीक, सिंपल आपको ये रिएक्शन दी होती, ठीक, और आपसे बोला जाता कि आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, ठीक। तब हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते बताओ, अगर हमें ये सब कुछ नहीं पता होता, ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं हम आर से, ठीक, इक्वल टू ये रेट कांस्टेंट है, इसको आपको ऑलवेज लिखना ही पड़ता है, ठीक। फिर हम लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है, मेरे पास एक बी रिएक्टेंट है, ठीक, मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है, मेरे पास एक बी रिएक्टेंट है, ठीक। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, ओके। अब हम ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना, इनका हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है रेट लॉ लिखते वक्त, ठीक, हमें इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता कि भाई ए की पावर में क्या आएगा, ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए की पावर में क्या है x, ठीक है, इलेक्ट कर लिया, और b की पावर में मान लिया मैंने लिख दिया y, ठीक। तो मैंने एक जनरल रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया है x और y, ठीक। मैंने यहाँ पर ये 2 या 1 नहीं लिखा बिकॉज ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये गुल्डबर्ग और वागे ने बोला था कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप लिख सकते हो, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर x और y के टर्म्स में लिख दिया, ठीक। तो ये x क्या है अब हमारा, देखो अभी मेरा x क्या है, यहाँ पर x है मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब a की कंसेंट्रेशन के ऊपर मैंने x लिखा है ना, पावर में x लिखा है, तो x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y क्या है मेरा, y है मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा y है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, या फिर कभी कभार सिर्फ ऑर्डर लिखते हैं। देखो अगर उन्होंने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तब तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर सिर्फ लिखा है कि फाइंड ऑर्डर, तो मतलब वो टोटल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर मेरा होता क्या है, दिस इज इक्वल टू x + y, कि जितने भी यहाँ पर हमारे पावर्स में हमारे ऑर्डर्स है ना, ठीक, उन सारे ऑर्डर को हम ऐड अप कर लेते हैं, तो x + y को हम ऐड कर लेंगे और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट करते हैं हम n से। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम n से डिनोट करते हैं, n होता क्या है हमारा, जितने भी आपके ऑर्डर होंगे विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट उन सभी को हम ऐड अप कर लेंगे और वो आपका बन जाएगा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको छोटी मोटी बातें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा कुछ, ठीक। एक बार मैं फिर से आपको ओवरव्यू देती हूँ इस चीज़ का कि रेट लॉ एक्सप्रेशन आखिर किस काम आता है। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि भाई किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, रिएक्टेंट हो या आपका प्रोडक्ट हो या फिर आपका कैटलिस्ट भी हो सकता है। अभी के लिए मैं रिएक्टेंट्स की ही बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर रिएक्टेंट्स की ही चर्चा करेंगे, ठीक है, बट कहीं कहीं प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो डिपेंडेंस है ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि भाई हर जैसे ही आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन तुरंत बदल जाती है, ठीक। तो ये डिपेंडेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हमें ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही निकालनी है, मतलब कि हमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही हम रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो बता सकते हैं, ठीक, और कोई मेरे पास तरीका नहीं है। गुल्डबर्ग आगे ने कहा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो, बट ये गलत है, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंटल मेथड ही इस्तेमाल करने वाले हैं और जो एक्सपेरिमेंट करके हमें रिजल्ट मिलता है ना उसी के अकॉर्डिंग आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, वही आपका सेम, ठीक। इसमें मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी कुछ कंडीशंस कि A डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, B डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और B के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो रेट कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक, A की पावर 1 B की पावर 2, ठीक है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया। ये 1 2 गलती से भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो 1 क्या है मेरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, 2 क्या है मेरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B,
ठीक है। अब अगर मुझे इस रिएक्शन का, ठीक, अगर मुझे डायरेक्टली इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, अगर ये कंडीशंस कुछ नहीं दी हैं, तो डायरेक्टली मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगी? भाई रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमारा के तो रहेगा ही, रिएक्टेंट मेरे पास ए और बी है, ए और बी लिख दिया, ठीक। अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं, तो मैंने ए की कंसेंट्रेशन के पावर में एक्स लिख दिया और बी के कंसेंट्रेशन के पावर में वाई लिख दिया। एक्स और वाई मेरा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हम x प्लस वाई दोनों को ऐड कर देते हैं, या अगर यहाँ पर और रिएक्टेंट्स होते ना तो हम सबके पावर को ऐड कर देते, तो आपका ओवरऑल ऑर्डर आ जाता, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को r से, के हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ पर समझा दी हैं। आई थिंक आपको इतनी बात जो है वो क्लियर है। तो इस पूरी कहानी में हमने यही समझा कि हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है वो टोटल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ही होता है, ठीक। मतलब हम एक्सपेरिमेंट करके ही एग्जैक्टली रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है, और कोई मेरे पास तरीका नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे। तो ये जो आपके पावर्स आप लिखते हो ना, जो ऑर्डर लिखते हो, ये ऑर्डर्स आपके एक्सपेरिमेंटली ही आते हैं, ठीक। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपको पता लगता है, ठीक, ऐसे पता नहीं चलेगा। ओके, अच्छा, गोल्डबर्ग और वागे ने ये बोला था कि हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लें, ठीक। तो मैंने कहा कि भाई कभी कभी ये काम कर जाता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता है, इसको भी समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए पहले आपको एक बहुत बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी रिएक्शंस होती है ना, वो मतलब हम कह सकते हैं कि वे दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ठीक। एक हम कहते हैं कि सिंपल रिएक्शंस हैं, ठीक, सिंपल, या फिर आप बोलते हो एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक। इसका मतलब वो रिएक्शन होगी जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, ठीक, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। क्या कहा मैंने आपको? इसको एरेज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यस, देखो, हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है हमारे पास सिंपल रिएक्शंस, ठीक, या फिर हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक। एलिमेंट्री रिएक्शन से सिंपल रिएक्शन क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं, मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक, एग्जाम्पल लिया मैंने H2 प्लस I2, आपको क्या दे रहा है? HI दे रहा है, दो मॉलिक्यूल्स। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? 2H है, 2I है, 2H है, 2I है, ठीक। एक ही स्टेप में रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक। तो कोई भी अगर ऐसी रिएक्शन है जो सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उन केसेस में हम रेट लॉ एक्सप्रेशन गोल्डबर्ग वागे के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि भाई R इज इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू K, बस ये H2 है तो H2 की कंसेंट्रेशन, ठीक, और I2 है, I2 की कंसेंट्रेशन। इसका स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, इसका भी मेरे पास 1 ही है, तो ये दोनों 1 ही रहेगा, ठीक। तो ये जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आया है बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन अगर यही मैं रिएक्शन को चेंज कर दूं और अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख दूं, ठीक है, अगर हम सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं तो मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन ठीक है, ठीक। लेकिन यही सिंपल रिएक्शन की जगह अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख दूं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब कि ऐसी कोई रिएक्शन जो एक ही स्टेप में खत्म नहीं हो रही हो, ठीक, उसको एक से ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हो, ठीक, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कितने भी लग सकते हैं, ठीक, बट एक से ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हो, ठीक। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर मैंने, ठीक, यहाँ पर मैंने लिया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक। अगर हम ये सोचें कि भाई इसका भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन इस गोल्डबर्ग वागे मास ऑफ एक्शन इसके अकॉर्डिंग लिखें तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू K, है ना, H2 हम 1 लिखेंगे और Cl2 हम 1 लिखेंगे, ये हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। बट ये गलत हो जाता है, बिकॉज जब हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब आपने इसको चेक करा तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं आता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आता है? R इज इक्वल टू K H2 की पावर 0, ठीक है, Cl2 की पावर 0, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है। तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई ये जो रिएक्शन है ना, ये आपकी कैसी रिएक्शन है? ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक, ये आपके फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है, अगर हम ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप में नहीं होता है, पहले Cl2 जो है होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक, आपको Cl रेडिकल्स मिलेंगे, उसके बाद अगला स्टेप होगा रिएक्शन का। तो ये आपका एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं था, ये एक आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग गलत आता है और एक्सपेरिमेंटली हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलता है,
ठीक है, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली जो सही है। ये वाला हमने गलत लिखा है, ठीक, ये हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिया, बट एक्सपेरिमेंटली हमें ये चीज़ नहीं मिलती है। आई होप अब आपको ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है, कि गोल्डबर्ग और वागे ने जो आपको ये लॉ ऑफ मास एक्शन दिया कि आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही लिख सकते हो, ठीक है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए काम कर जाता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए काम नहीं करेगा। जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेप के रिएक्शंस है वहाँ पर ये काम नहीं करने वाला है, ठीक। तो वहाँ पर हम आखिर किस तरीके से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो उन केसेस में जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेप्स हैं, ठीक, तो उन केसेस में आप रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन से रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखोगे? ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई जो स्टेप होगा हमारा सबसे स्लोएस्ट, ठीक, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है ना, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आप अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक। मैं आपको इस चीज़ को डिटेल में बताऊंगी आगे चलकर, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि भाई हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में तभी लिख सकते हैं जब वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आप नहीं लिख सकते हो, ठीक, वो एक्सपेरिमेंटली गलत आएगा। ओके, और सिंगल स्टेप रिएक्शंस में आखिर आपका ये करेक्ट क्यों आता है? ठीक, बिकॉज एक ही स्टेप रिएक्शन है, तो एक ही स्टेप रिएक्शन वही हमारी स्लो स्टेप होगी और वही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एक ही स्टेप है ना, सिंगल स्टेप है, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। आई होप आपको इतना क्लियर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम समझते हैं कि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई ये जो के हमने लिखा है, के मैंने लिखा है ना, के को मैंने रेट कांस्टेंट तो बता दिया, बट एग्जैक्टली रेट कांस्टेंट होता क्या है, ठीक, इसको समझते हैं। चलिए बच्चों, अब रेट कांस्टेंट समझते हैं। तो रेट कांस्टेंट को मैंने डिनोट किया के से। अब ये क्या लिखा है, पहले हम अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरा क्या था, आर इज इक्वल टू के, ठीक है, ए, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बी, ठीक है। तो ये था मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक। मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिखी है, ए प्लस बी गिव्स सी, ठीक। इस रिएक्शन के लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज, ठीक है, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर कंसंट्रेशन हर एक स्पीशीज की यूनिटी हो जाए, यूनिटी मतलब वन, ठीक, अगर हम ये कह के चलें कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो भी वन हो जाए, ठीक, और बी की कंसंट्रेशन ये भी वन हो जाए, इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर यूनिटी आ जाए, ठीक, मतलब रेट लॉ में जितने भी स्पीशीज हैं उन सब का कंसंट्रेशन अगर वन आ जाए, यूनिटी आ जाए, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा भाई, आर इज इक्वल टू के नहीं हो जाएगा, ये भी वन ये भी वन। तो हमें पता चल गया क्या कि भाई हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया, ठीक। तो रेट कांस्टेंट क्या है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, देन रेट कांस्टेंट इक्वल्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट का ना यूनिट भी समझना है। तो यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट के हमें यूनिट की बात करनी है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम के कैसे लिखेंगे, पहले तो ये बताओ आप, के क्या हो जाएगा हमारा, के इक्वल टू आर है, और अपॉन में हो जाएगा मेरा ये ए, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, और उसके बाद ये जो है हमारा ये दोनों वन हो चुका है, ठीक है। तो हमारा r इक्वल टू के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a की पावर x, b की पावर y, ठीक है। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ओके। k इक्वल टू r अपॉन में a की पावर x, b की पावर y, ओके। तो ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इसका यूनिट क्या होता है बोलो, हमें k का यूनिट चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, पिछली क्लास में किया था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है मेरा मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकेंड, तो एस इनवर्स, ठीक। ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। अब मेरी ए की कंसंट्रेशन है, किसी की भी कंसंट्रेशन होती है तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो ए की कंसंट्रेशन मतलब कि मोल पर लीटर है, ठीक है, इसका पावर x है। बी का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, इसका क्या है, y है, ठीक है। तो अब ये बताओ हमें डिनोमिनेटर में क्या मिला, मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, और ये है x, ये है इसकी पावर y। तो आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आती ही होगी कि हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर, ये सेकेंड इनवर्स है हमारा, ठीक है, अपॉन में मोल पर लीटर, और इसको हम ऐड अप कर देंगे x प्लस वाई। और बताओ x प्लस वाई क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू x प्लस वाई, इट इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक। तो इस x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं n के बराबर, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर
पर सेकेंड, यहाँ हो जाएगा ये मोल पर लीटर और ये हो जाएगा n। इसको आगे अगर कंटिन्यू किया जाए तो ये है हमारा मोल पर लीटर, राइट। ठीक, इसकी पावर 1 है और ये आपका डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन। ठीक, मोल पर लीटर को पूरा हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एन। ठीक है, और ये पर सेकेंड आपका एज इट इज रहेगा। मतलब हमें यहाँ से एक बात पता लगी है कि यूनिट ऑफ के अगर हम निकालने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा है ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, और ये है आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि हमारे रेट कांस्टेंट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ जाता है। मतलब जब हम यूनिट ऑफ के की बात करेंगे ना, तो यूनिट ऑफ के निकालने के लिए ऑर्डर का एक बहुत बड़ा रोल है ना। आपको एन पता होना चाहिए, आपका एन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट ऑफ के जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एन के बारे में बात करते हैं कि भाई आपका एन क्या क्या हो सकता है और उसके हिसाब से आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या बदल जाता है। इसको यहाँ से इरेज करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है, ठीक, इसका यूनिट हमें क्या मिल रहा है, देखो कि अब ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स हमारा था ही। ठीक, तो हमें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, क्या मिल रहा है कि भाई रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करी, एन क्या है मेरा, एन यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर हमें यूनिट ऑफ के पता करना है तो इसके लिए हमें एन जरूरी जानना होता है। अगर डिफरेंट एन होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर अलग है, तो आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी बदल जाएगा। ठीक, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मान लीजिए आपका एक 0 ऑर्डर है, मतलब एन की वैल्यू 0 है, तो देखिए कैसे बदलता है। देखो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें और यहाँ पर अगर हम रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करें, तो यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो बताओ अगर ऑर्डर हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, मतलब एन की वैल्यू जब 0 होगी, तो एन की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, मतलब कि 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यूनिट ऑफ के हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल, ठीक, पर लीटर, तो मैंने लीटर इनवर्स कर दिया और सेकेंड इनवर्स आ गया बात। ठीक है, अब अगर हमारा एन जो है वो 1 हुआ, मतलब कि मान लीजिए आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू अगर 1 है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करिए, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक, तो किसी के भी पावर 0 मतलब ये 1 ही होता है, तो ये पूरा टर्म हमारा 1 हो गया, बचा हमारा क्या, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स आएगा। ठीक, मान लीजिए अगर हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगर हमारा एन की वैल्यू अगर 2 है तो हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाता है, 1 माइनस 2 होता है हमारा -1, तो इस पूरे की पावर -1 आ रहा है। मोल पर लीटर है, उसकी पावर -1 है, मतलब कि मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक, और पर लीटर मतलब लीटर इनवर्स था बट उसकी पावर -1 हो गया, तो हमारा लीटर आ चुका है, और सेकेंड इनवर्स तो मेरे पास था ही। तो मुझे यहाँ पर आपको यूनिट मिल चुकी है के की फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो सिर्फ जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर्स होते हैं आपके पास, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड, सेकंड ऑर्डर, ये हमारे कॉमन ऑर्डर है जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, ऑर्डर आपका मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है। ठीक, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी आपको दिया होता, अब बस आप एन की वैल्यू यहाँ पर चेंज करते और उसके अकॉर्डिंग आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट बदल जाता। ठीक है, तो आपको ये वाला ना ये याद करना पड़ेगा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा ताकि आप इजीली किसी भी ऑर्डर के लिए आप रेट कांस्टेंट का यूनिट पता कर सको। ठीक, एन की वैल्यू बस आपको चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रेट कांस्टेंट पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक, क्वेश्चंस में कैसे, अब आपको पता है कि भाई 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो के का यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये यूनिट दिख जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होती है, तो आपका ऑर्डर जो है वो 0 होगा। ठीक, या अगर आपको पर सेकेंड यूनिट दिख जाए तो समझ आ जाएगा ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, या अगर आपको मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स मिल जाए ये समझ आएगा ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो चेंज होता है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ये जो पूरी हमारी ऑर्डर की कहानी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मतलब हम कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ना ऑर्डर ही होता है। ठीक है, तो मेनली हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो हमें ये 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, और थोड़ा बहुत सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बातें समझी, अभी तक हमने समझा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते हो,
ठीक, उसके बाद हमने देखा कि भाई आपका रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें कंसंट्रेशन आपका फैक्टर था। अब कौन से रिएक्टेंट का, ठीक, या फिर सारे रिएक्टेंट्स का जो भी कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से डिपेंड करता है हमारा रेट पे, ठीक, वो बताता है हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने समझा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो एक ही स्टेप है तो वही हमारी स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक, तो वही हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते थे यूजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, ये आपका गुलबर्ग और वागे ने बताया था। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं, तो उन सारे स्टेप में से आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है। जो स्टेप स्लोएस्ट होगा ना वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही रेट डिटरमाइन कर सकता है, और उसी स्टेप को लेकर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है आपका, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, ठीक, फिर जो भी आपके रिएक्टेंट हैं, ठीक, उनकी कंसंट्रेशन और उसके पावर में हम लिखते हैं उसका ऑर्डर। अब अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो आपका जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन में जितने भी आपके पावर्स थे, ठीक, जो भी आपके ऑर्डर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, उन सबको आप एडअप कर दो तो आपका ओवरऑल ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अब हमने इसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में से रेट कांस्टेंट की बात डिटेल में करी। रेट कांस्टेंट क्या है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सारी स्पीशीज आपका यूनिटी हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करी हमने, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमने ये डिराइव करके देखा क्या आता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ठीक, n आ रहा है, मतलब कि यूनिट ऑफ के डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर। तो अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बदलेगा यूनिट ऑफ के भी बदलेगा। तो हमने देखा कि अगर n की वैल्यू 0 होती, 0 ऑर्डर रिएक्शन होता, तो यूनिट होती मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो पर सेकेंड आपका यूनिट होता। अगर आपका ऑर्डर सेकेंड होता तो आपका यूनिट क्या हो जाता, देखो कैसे याद रखना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा सिर्फ पर सेकेंड। अब सेकेंड ऑर्डर में क्या करते हैं हम ना, ये मोल पर लीटर था, ठीक है, यहाँ पर मोल था तो यहाँ मोल इनवर्स होगा, यहाँ पर लीटर था तो यहाँ पर लीटर होगा, ठीक, सेकेंड इनवर्स आपका एज इट इज रहता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर फिर सेकेंड इनवर्स, ठीक। आई होप आपको ये ऑर्डर वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि भाई किस तरीके से आखिर डिपेंडेंस होता है, या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको के की वैल्यू दे रखी है और पूछा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ठीक। अभी तक हमें क्या पता है, देखो अभी हमने जस्ट सीखा कि जब हम यूनिट ऑफ के पता करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। तो के और ऑर्डर आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक, हमें पता है, मैंने बोला था याद कर लेना कि के इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ठीक। हमें फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें ऑर्डर पता करना है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास के का यूनिट देखो क्या दे रखा है, देखो यूनिट से हमें सारा काम करना है। यूनिट दे क्या रखा है, ये हमारा होता है, और यूनिट दे रखा है हमारा लीटर स्क्वायर, ठीक है। मोल क्या है, मोल की पावर -2 है, ठीक है, मोल -2, ठीक है, और क्या हमारा लीटर स्क्वायर है, ठीक है, और हमारा सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। तो सेकेंड इनवर्स कट गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको लिखें कि भाई मोल पर लीटर की पावर है 1 - n, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई मोल पर लीटर कितना हो जाएगा हमारा -2। तो देखो मोल -2 है, ठीक है, और लीटर हमारा स्क्वायर था, बट लीटर अब मेरा अगर मैं नीचे लिखूँ तो लीटर अगर हम डिनोमिनेटर में लिखे तो वो -2 हो जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन यहाँ से मिल गई, ठीक। अब क्या मिल गया यहाँ से कि भाई ये है 1 - n, ये है -2 के बराबर, तो 1 - n इक्वल टू -2 के बराबर है, ठीक है। मतलब कि अगर हम n की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो n की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, ये आ जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस होता है, 3 करेंगे माइनस और ये माइनस, तो n की वैल्यू मेरी आ चुकी है 3। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो 3 आ रहा है, ठीक। तो बेसिकली जितना हमें पता है ना, जो फॉर्मूला हमें पता है उसी के बेसिस पे हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए आपको दे रखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी दे रखा है। आपको बोला है कि आप पहले तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे, ठीक। रेट इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन क्या है हमारा, ठीक, रेट इक्वल टू के, ठीक। अब मेरा क्या क्या यहाँ पर कंसेंट्रेशन है, ए है और बी है, ठीक, ए और बी है। अब आपको इसके ऑर्डर भी दे रखे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है आपका 2,
ठीक, और विद रिस्पेक्ट टू बी है आपका -1। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख दिया। फिर बोला है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, टोटल n। हम इन दोनों को जो भी पावर्स है हमारे ऑर्डर से उनको हम ऐड कर देंगे, तो 2 और -1 इसको हम ऐड कर देंगे, तो 2 - 1 1 हो जाता है। मतलब हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया है वो 1 आया है। ठीक, तो हमें टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू 1। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर, अब ये 4 आपके पास एक एक करके ऑप्शंस हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक, हमने सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी हुई है हमारी, ठीक है, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं हमारी 1 इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे जैसे आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिया है उसके अकॉर्डिंग हम अपना दूसरा रेट लिखेंगे। क्या बोला है कि इफेक्ट रेट पे क्या पड़ेगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दिया जाए। ठीक है, तो इस R से अगर मैं दूसरा यहाँ पर R डैश लिखूँ, ठीक, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे भाई, इस एक्सप्रेशन में देखो पहले तो बदला क्या, बदला है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने डबल कर दिया है, तो ए की कंसंट्रेशन हमने यहाँ पर 2 टाइम्स कर दी है। ठीक, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से मैंने एक सेकंड इक्वेशन लिख ली। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है जहाँ हमने रेट ऑफ ए को डबल कर दिया। अब इन दोनों को ही हमें सिंपल, अब मैथ्स है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें पता लगाना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, सिंपल। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, अब हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 2 डिवाइड बाय 1। ठीक, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट वाले से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको इसका डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा R डैश बाय R आ जाएगा, R डैश बाय R। ठीक है, अब R डैश में मेरा K है, ये भी K है, K कट गया। ठीक है, चलो एक को अभी रखते हैं, B -1 B -1, तो ये भी कट जाएगा। ठीक, मतलब बचा क्या, बचा हमारा सिर्फ ये। ठीक, और वो भी कितना बचा, यहाँ पर मेरा a² था, ये मेरा 2a² है, डबल किया ना आपने, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर स्क्वायर, ये आपका 2 की पावर स्क्वायर। ठीक, और r क्या है हमारे यहाँ, तो 1 ही है। ठीक है, तो 2 की पावर स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। मतलब हमें पता चल गया क्या कि जो हमारा रेट में जो चेंजेस आए हैं, देखो क्या बोला था कि इफेक्ट क्या होगा रेट पे, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, ये रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा है हमारा, R डैश इज इक्वल टू 4R हो गया है, तो हमारा जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, हमें नया वाला जो रेट है ना उस पर इफेक्ट पता करना है कि वो क्या चेंजेस ला रहा है, तो ये बता रहा है कि भाई 4 टाइम्स हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं। ठीक, सेकंड की मैं बात करूँ, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड। ठीक, अगर हम बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं, ठीक, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो हमें पता ही था। ठीक, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा कि R इज इक्वल टू K, A की पावर 2 था और B की पावर -1 था। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक, अब हम सेकेंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट को सॉल्व करा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, सेकेंड वाले का। ठीक है, ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड, तो हमारा R डैश क्या हो जाएगा, देखो A अब हमारा सेम टू सेम रहा है, B में मैंने क्या किया, B की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो B/2 हो जाएगा। ठीक, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक, डिवाइड करिए, डिवाइड कर दिया मैंने, वही 2/1 हमने डिवाइड करा है। ठीक है, तो बताओ 2/1 क्या हो जाएगा, R डैश बाय R। ठीक है, अब देखो K कट जाएगा, A² कट जाएगा, बट यहाँ पे 1/2 की पावर -1 है। ठीक, डिवाइड बाय 1 की पावर -1। ठीक, क्या बचा है हमारा, देखो 1/2 की पावर -1। ठीक, यहाँ पर 1 की पावर -1, ये बचा है हमारा। 1/2 की पावर -1 क्या हो जाएगा कि भाई 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक, और 1 की पावर -1 क्या आ जाएगा कि 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 1 से क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर मेरा आ गया है 2, तो हमें R डैश मिल गया है, R डैश इज इक्वल टू 2R। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, R डैश इज इक्वल टू 2R। ठीक, इससे क्या पता लगता है कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर हम हाफ करते हैं, ठीक है, तो उन केसेस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्वाइस बढ़ जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन से। ओके, थर्ड है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B इज डबल्ड। ठीक, अब ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक, ये आपका होमवर्क है। देखो 2 मैंने समझाया कि एक में मैंने अगर सिर्फ कंसंट्रेशन अगर हम A की बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम B की हाफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन A और B दोनों की ही मैंने डबल कर दी। ठीक है, तो पहले ये वाली इक्वेशन लिखोगे आप, फिर मैं क्या करूँगी, कंसंट्रेशन A की डबल, तो ये 2A हो जाएगा, ये वाला 2B हो जाएगा। सिंपली आप इसको डिवाइड करके आप एक रिलेशन निकाल देंगे और उस रिलेशन से पता लग जाएगा कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलो फोर्थ वाले पर आते हैं। ठीक, फोर्थ वाले को समझते हैं। तो फोर्थ वाले में लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। ठीक, अब वॉल्यूम से क्या लेना देना भाई इसका, देखो हमें कंसंट्रेशन की बात करनी है ना। ठीक, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का क्या लेना देना है, पहले तो आप ये देखिए। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है हमारा मोल पर लीटर, है ना। मतलब कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम की बात करूं मैं तो वो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंसंट्रेशन क्या है हमारा, व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे लिखते हो आप इसकी यूनिट, मोल पर लीटर। लीटर किसका होता है, वॉल्यूम का होता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज करता है 3 टाइम्स से, मतलब कंसंट्रेशन 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा, तो कंसंट्रेशन हमें 3 टाइम्स डिक्रीज करना है। अब यहाँ पर ना ही ए लिखा है ना ही बी लिखा है, मतलब हम दोनों के लिए बात करेंगे। ठीक, तो ए और बी दोनों के केस में क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है कंसंट्रेशन को बाय 3 टाइम्स। ठीक, तो हमारा रेट पहला जो हम इक्वेशन है वो तो हमारी इक्वेशन यही रहेगी। सेकेंड इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। ठीक, आर डैश हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू के। ठीक, ए क्या होगा, बी क्या होगा। ए और बी हम कह रहे हैं क्या हो रहा है कि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स, तो ए बाय 3 और ये भी हो जाएगा हमारा बी बाय 3। यहाँ पर क्या था मेरा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -1 था। ठीक, तो ये मेरी अब सेकेंड इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मैंने फोर्थ वाला आपको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, ये वाला फोर्थ वाला सॉल्यूशन। ओके, तो अब इस केस में आपको यहाँ पर सॉल्व करना है आर डैश बाय, आप आर इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आर डैश बाय आर। ठीक है, के कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर है 1/3 की पावर 2। ठीक है, और ये है आपका 1/3 की पावर -1। तो 2 - 1 हमारा 1 होता है, मतलब हमें समझ में आ गया कि आर डैश बाय आर इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक, मतलब आर डैश इज इक्वल टू R/3। इसका मतलब कि जो हमारा नया रेट ऑफ रिएक्शन आया है ना, वो हमारे ओरिजिनल रेट से 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। डिवाइड में आया है तो मतलब डिक्रीज हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में आता है तो हम कहते हैं कि इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 4 टाइम्स बढ़ रहा था, सेकेंड वाले में हमारा 2 टाइम्स बढ़ रहा था, थर्ड मैंने आपको होमवर्क दिया, फोर्थ में हमने क्या कहा कि हमारा 3 टाइम्स हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो डिवाइड में आया है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए समझ में। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद ही हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है, यहाँ से बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो अभी हम यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने डिटेल में समझा और हमने यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करें। एक आइडिया लग गया कि भाई किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स इस टाइप के करने होते हैं। ठीक है, बाकी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और सारे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका ये ऑर्डर का जो भी न्यूमेरिकल्स आता है ना वो आप इजीली कर पाओ। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये जो मैंने आपको बोला 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, इसको हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो एक बार अगली क्लास में हम एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम अपना 0 ऑर्डर से फिर से शुरुआत करेंगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स अगर आपको लगते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।